हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का उपयोग करके हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यानी किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल का उपयोग करके हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो हमारी आज की वही हेडिंग है, जो शेष पार्ट है, जो हम लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाया था, तो वो शेष पार्ट है। तो आज कुछ हम न्यूमेरिकल भी, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सदिश गुणनफल का उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, हमने यस और क्यू को मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। तो कहने का मतलब, इसकी बात हम बाद में करेंगे। मान लीजिए कि ये दो समांतर चतुर्भुज की ये दो आसन्न भुजाएं हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो समांतर चतुर्भुज के अगर दो आसन्न भुजाएं व्यक्त करें, तो वो एक कंडीशन है कि उनके आसन्न भुजाएं होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज तो यहाँ लिखा ही गया है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल होता है। तो अब क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है पी क्यू और ऊंचाई क्या है एस एन। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड ए हुआ और ऊंचाई क्या होगा बी साइन थीटा। अगर ये मान लीजिए ये जो है यहाँ पे हमने लंब डाल दिया, तो इस त्रिभुज में देखें पी एन एस में या एस एन पी में देखें, तो यहाँ से साइन थीटा, ये जो एस एन क्या हो जाएगा साइन थीटा, बी साइन थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है एस एन और कर्ण क्या है हमारे, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो एस एन बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड है वेक्टर, ए बी का मैग्नीट्यूड है साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए एन कैप नहीं लगाते, इसका मतलब है ये ए क्रॉस बी का क्या है मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का क्या है मैग्नीट्यूड। यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर भी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो हमने एक त्रिभुज बनाया, वो है पी क्यू एस। आधार क्या है 1/2 आधार पी क्यू है और ऊंचाई क्या है एस एन है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ए है, एस एन जो है बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा जो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी का क्या है मैग्नीट्यूड है, तो हाफ ए क्रॉस बी। ए और बी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज, यदि ए तथा बी समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे समांतर लिखिए, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल ए क्रॉस बी। तो चूंकि क्षेत्रफल में यहाँ हमें मैग्नीट्यूड से जरूरत होती है, डायरेक्शन से जरूरत होती नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का क्या होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, क्षेत्रफल से यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हमने सदिश गुणनफल का उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये तरीका है। आप वेक्टर का उपयोग करके जो है सदिश गुणनफल का उपयोग करके आप समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर उस समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हों तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूलों पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, चलिए उस पे आधारित हम जो है सवाल लगाते हैं। उसके पहले हम एक नोटिंग पॉइंट देख लेते हैं कि दो सदिशों ए और बी के लंबवत अगर हमें एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन दोनों के लंबवत होता है। तो दो वेक्टर के लंबवत डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस फार्मूले का उपयोग हो। आया कहाँ से है, तो इसी फार्मूले से आया, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, और यहाँ हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, और ये मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी का मॉड बोलते हैं। ठीक है ना। तो इससे हम इसका सवाल लगाएंगे। एकांक वेक्टर हम अगर ज्ञात करना है तो ये डायरेक्ट लगाएंगे।
तो हमने एक सवाल लिया, उसी एक सवाल में हम लोग 4 सवाल जोड़ के देखेंगे, ठीक है ना। दिया है कि यदि वेक्टर ए बराबर ये है, वेक्टर बी बराबर ये है, तो अगर ए बी समांतर चतुर्भुज के देखिए दो आसन्न भुजाएं हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहली बात है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो मॉड ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक। तो यही पढ़ा था, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके निकालने के लिए जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, आप इसका आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसका आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मेथड है, सार्डिक मेथड है, वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है। नहीं तो आप इसका इन तीनों में, इसका इन तीनों में, इसका इन तीनों में गुणा करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे आई क्रॉस आई आएगा वो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे आएगा वो 0 हो जाएगा, के क्रॉस के आएगा वो 0 हो जाएगा। आई जे आ रहा है तो वहां के हो जाएगा, जे आई और जे के आ रहा है तो वहां आई हो जाएगा, के आई हो रहा है तो वहां जे हो जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे प्रश्न गुणा किया जाता है उस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आई रखते हैं, जे रखते हैं और के रखते हैं। तो पहले ए है तो उसका जो वेक्टर गुणांक है 2, और यहाँ इसका 1 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर इसका 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या यहाँ पे a क्रॉस b, अभी a क्रॉस b चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं क्रॉस b। तो हम पहले लेते हैं i, जब i लेते हैं तो ये रो एक कॉलम छूट जाता है, इसका गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और माइनस, और ये पहले ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस जे, जब जे लेंगे तो ये छूट जाएगा, 2 दूनी 4 3 1 कम 3 प्लस के लेंगे तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, ये इसमें करेंगे तो -2 और ये -1, ठीक है ना। देखिए इसका माइनस हो जाएगा और माइनस होता है 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 आई कैप, ये -j कैप और यहाँ पे ये -3 के कैप। ये हुआ a क्रॉस b, लेकिन उसका एरिया इसका मॉड होता है। मॉड माने इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। जब भी इसका निकालेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म में है ना, कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है, तो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो ये मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर हम माइनस भी लगा दें तो वो स्क्वायर प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 25 1 9 अंडर 25 9 कितना होगा 35, यानी 34 अरे 35 अंडर रूट 35 इकाई। एक तरह से अगर इसका वो नहीं दिया है वर्ग इकाई, एरिया में वर्ग इकाई आता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, इतना इकाई, इकाई का मतलब वह है कि वो स्क्वायर में होता है, तो ये मालूम हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इसी में आपको अगर पूछ दे, आपने ये निकाल लिया, इसी में अगर आपको पूछ दे दूसरा कि यदि वो त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं हों तो उसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि हाफ उसी का हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये अंडर रूट 35 आया बटे हाफ हो जाएगा इकाई। अगर ये मीटर में दिया रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, इकाई मतलब यहाँ पे यूनिट आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर वो 2 विकर्ण हों, यदि ये भी के हाँ यदि विकर्ण हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर वो दोनों विकर्ण हो तो विकर्ण हो ए और बी, यहाँ पे अगर वो साइड ना हो करके क्या हो विकर्ण हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। तो इसका भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 35/2 इकाई।
ठीक। तो एक ही सवाल में हमने सारे सवाल को जोड़ दिया, ठीक है ना। आप आराम से निकाल सकते हैं, अब इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ए व बी के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो जो इनका क्रॉस होगा वो ए बी के लंबवत होगा, तो ये एन कैप निकालना है। तो एन कैप ये चीज हमने अभी निकाला है, ये निकाला है, कितना आया है भैया, मिटा दिया हमने, हाँ वो आया था 5 आई कैप यहाँ से आया था, माइनस जे कैप आया था, माइनस 3 के कैप आया था। और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट कितना आया था, 35 आया था। तो ये उनके लंबवत एकांक वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो इसे में 3-4 सवाल एक सिरे से हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ और सवाल लगाते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं ये है और ये है, यानी कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी द्वारा त्रिभुज की दो भुजाएं प्रदर्शित की जाती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो मॉड ए क्रॉस बी हाफ मॉड ए क्रॉस बी होता है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे जे और के वाला चीज है ही नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे 3 4 बाकी 0 लिख देंगे, 3 4 0 और यहाँ पे 3 7 0। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आई क्रॉस आई आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे है तो वहाँ के लिख देंगे, जे क्रॉस के है तो वहाँ आई लिख देंगे, आई कैप हो जाएगा, और के क्रॉस आई है तो वहाँ पे जे कैप होगा, और इसी का उल्टा है तो माइनस माइनस लग जाएगा अभी, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी गुणा करके निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आई कैप लेते हैं, तो ये चीज छूट जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, फिर माइनस जे अगर हम लेते हैं ये छूट जाएगा, ये और ये चीज 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पर भी 0 माइनस 0 प्लस के कैप, ये चीज छूट जाएगा, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 4 तियां 12, चलिए यानी 21 12 33, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कोई माइनस था, चलो कोई बात नहीं, चलिए यही होगा। तो ये तो 0 है खत्म, ये भी 0 है खत्म, तो हमें मिलता है 21 में से 12 ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 12 21 होगा ना, तो 9 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब ये चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें हाफ और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जाहिर सी बात हाफ और मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे इसका 9 हो जाएगा। भाई मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन हटा दीजिए, ठीक है ना। जैसे ये कोई डायरेक्शन है 9 के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर इसकी लेंथ कितनी होगी 9 होगी, ठीक। तो ये हो जाएगा 9/2 इकाई एक तरह से, ठीक। दूसरा सवाल तो बड़ी सिंपल सवाल था, ठीक है ना, कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर ये दोनों माइनस होता तो 4 3 12 पहले से माइनस और ये माइनस मिल करके ये 33/2 आता। शायद सवाल में माइनस था क्योंकि उसका आंसर मैंने देखा था 33/2 था, तो चलिए कोई बात नहीं है, प्लस हो गया तो वहाँ 9 आ गया। चलिए अब एक महत्वपूर्ण दूसरा सवाल क्या है, महत्वपूर्ण आपका जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √5 बी का 3 है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 2 है, बराबर है 2a डॉट बी का मैग्नीट्यूड, तब मॉड ए प्लस बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो जानते हैं कि a प्लस बी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, और ये फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos थीटा होता है।
अब हमें यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ए चाहिए, बी चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, ए बी निकल जाएगा। तो देखिए ए है ही है, हमको ए मिल गया है, बी मिल गया है, तो ए बी भी मिल जाएगा। कॉस थीटा चाहिए, तो उसके लिए ये दोनों क्लू दिया हुआ है, यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड बराबर 2 है ए डॉट बी का मॉड। यहाँ पे मॉड लगाता नहीं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक अदिश राशि भी आती है। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा और ये हो जाएगा 2 ए बी कॉस थीटा। ए बी कट जाएगा, यानी कि साइन थीटा 2 कॉस थीटा। यहाँ से tan थीटा बराबर हो गया 2। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे cos थीटा, तो आप क्या आइडिया लगाएंगे? यहाँ पे आप एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज और इसे मान लेंगे थीटा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। अगर हम इसका बटा हाफ कर दें तो आइडिया 2/1 यानी कि लंब बटे आधा। तो लंब अगर 2 है, आधार ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 1 √5। आप निकाल के देख सकते हैं पाइथागोरस से, तो √5 पर यहाँ से cos थीटा आराम से निकल जाता है। cos थीटा आधार बटे कर्ण, 1/√5। अब सारे मान इसमें रख देते हैं, तो आप इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए तो देखिए a कितना है? √5 है, उसका स्क्वायर। b कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 5 × 3 और cos थीटा 1/√5। ठीक है ना? तो √5 से √5 कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। कितना मिला? 9 5 14 और 14 6 20, यानी कि √20 इसको लिख सकते हैं 2/5 इतना आएगा। ठीक है ना? 2/5। ठीक है ना? 2/5। अगला सवाल क्या है कि यदि सदिश ये और सदिश ये आपस में समानांतर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो सदिश अगर आपस में समानांतर हैं, यानी कि कहने का मतलब पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। आपने इसको महत्वपूर्ण गुण में आपने पढ़ा था कि ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। अगर दोनों समांतर हैं, समांतर क्यों 0 हुआ? क्योंकि थीटा = 0 डिग्री होता है अगर पैरेलल है। तो आप जानते हैं कि a क्रॉस b होता है AB साइन थीटा n कैप। तो जाहिर सी बात है साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब होता है कि a क्रॉस b क्या होता है? 0। तो अब हम a क्रॉस b निकालेंगे, तो इसको मान लेते हैं a, वेक्टर a मान लेते हैं, 2i कैप हो गया, j कैप हो गया, -k कैप हो गया, और b बराबर हो गया -4i कैप 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। हमें a क्रॉस b निकालना है और उसी को 0 के इक्वेट कर देना। तो यहाँ लिख देंगे i j k कैप, तो यहाँ हो गया 2 3 -1 -4 -6 लैम्डा। देखिए अब देखिए यहाँ पे i कैप अगर लेते हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 3 लैम्डा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 कम 6 -j कैप। देखें तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, रो हमने वो देखा था, ये हो गया। अब ये और ये छूट जाएगा, तो 2 लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस ये माइनस माइनस पूरा प्लस होगा, तो 4 कम 4 प्लस k कैप। अब ये पूरी लाइन छूट जाएगी, ये छूट जाएगा, तो ये -6 दूनी 12, और ये माइनस है पहले से 4 3 12, और माइनस होता है प्लस मिलके 6 दूनी 12 और 4 3 12।
तो ये तो कट के 0 हो गया और इसी के इक्वल हम लोग को क्या कर देना है, 0 कर देना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई कैप 3 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ पे जे कैप 2 लैम्डा माइनस 4 और ये क्या हो गया, और यहाँ पे देखिए -12 और ये पहले से माइनस होता और 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये चीज 0 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, लैम्डा की वैल्यू लेना है। ठीक है ना, कि लैम्डा कितना होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे कि जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का अगर इक्वल टू 0 है, यानी कि हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके देखा ये 0 है, तो इसमें क्या होता है कि जो आई जे के जो गुणांक होते हैं वो भी 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि आई क्रॉस बी सॉरी ए क्रॉस बी अगर इक्वल टू 0 है तो कहने का मतलब है जो आई जे के तो 0 होगा नहीं, यूनिट वेक्टर हो तो डायरेक्शन, लेकिन उनके जो गुणांक हैं एक तरह से कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ के तो ऑलरेडी ये चीज 0 है, तो आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो मस्ट भी 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इस तरह का सवाल आए तो आप ये जरूर करिएगा, इक्वल टू 0 यहाँ करेंगे तो 3 लैम्डा इक्वल टू 6 यानी लैम्डा बराबर 2, और यहाँ से भी आप देखेंगे कि 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 2 लैम्डा इक्वल टू 4 यानी लैम्डा बराबर 2। एक चीज और है कि एक दूसरा मेथड ये है कि अगर मान लीजिए इसको इस फॉर्म में अगर हम रखते हैं जैसे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप जी वाई जे कैप और ये हो जाएगा बी जेड के कैप। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल होता है आपस में, यानी आई एक्स बराबर बी एक्स इक्वल टू ए वाई बराबर बी वाई इक्वल टू ए जेड बराबर बी जेड। ये सेकेंड मेथड है लगाने का। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके जो कोफिशिएंट है आई जे के कैप के वो उनका जो रेशियो हो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इस मेथड से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। आप देखिए ए एक्स यहाँ पे क्या है, 2 है और ये क्या है -4 है, यहाँ पे 3 है और ये क्या है -6 है, और यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ पे क्या है लैम्डा है। आप एक दूसरे को इक्वेट करके, यहाँ एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर भी वेरिएबल होता तो हम क्या करते, इसका इससे तुलना कर देते, इसका इससे तुलना कर देते। तो यहाँ पे आप देखें तो क्या है -1 बटे लैम्डा बराबर -3/6, यानी यहाँ पे कट जाएगा यानी 1/2, तो लैम्डा यहाँ पर भी 2 है। और ये भी देखिए -1 लैम्डा माइनस क्या है 2.4 माइनस माइनस कट जाएगा 1 लैम्डा यानी 1/2, तो तुलना करेंगे तो यहाँ भी लैम्डा बटे 2। तो या तो आप अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो पहले ए क्रॉस बी निकाल के उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो तभी जब उसके जो आई जे के जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो अलग अलग 0 होंगे अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है। या अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो ये सेकेंड मेथड है आपको लगाने का। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल जो का ये जो फार्मूला है ये दिया जाता है, जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इंटर में पढ़ेंगे इसको पहले चैप्टर में। ठीक है ना, जहाँ Q कण पर आवेश है, B आवेशित कण का वेग है और V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। 1 कूलम आवेश का कण इतने मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो बताना है कि निम्न में से सत्य कथन कौन कौन है, चारों में से कौन कौन सा कथन सत्य है।
पहला है कि वेग की दिशा में चुंबकीय बल का घटक शून्य होता है कि नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय बल का घटक शून्य होता है। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये जो होता है V क्रॉस, और ये देखिए मैग्नीट्यूड है, कहने का मतलब ये अदिश राशि होती है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो V क्रॉस B के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आपने पढ़ा है कि A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होती है वो A और B को रखने वाला जो तल होता है, वेक्टर को रखने वाले तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे जो F है वो परपेंडिकुलर है V के, और ये भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो कह रहा है कि इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में और इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में शून्य होता है कि नहीं, तो होता है। अब देखिए मान लीजिए ये V की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है, यह फोर्स है और ये V की डायरेक्शन है। तो इस फोर्स का अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका इस दिशा में कंपोनेंट होगा F cos 90। F cos 90 मतलब 0। उसी तरह से अगर ये डायरेक्शन V की डायरेक्शन है और ये फोर्स है मान लो, और इसका अगर हम कंपोनेंट ले रहे हैं इस डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा F cos 90, और cos 90 का मान 0, ये भी 0। इसका मतलब है कि ये सिंपल है कि फोर्स का कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 0 होता है। तो ये जो दो कथन है वो सत्य है। अब रही बात तीसरी कि क्या उसका जो चुंबकीय बल है इसका मैग्नीट्यूड क्या इतना होता है, तो आप उसको निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको निकाल के देख सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम V क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर उसमें Q से गुणा कर देंगे। देखिए पहले V है तो V वाला I हमने रखा, J हमने रखा और K हमने रखा, और V वाला पहले रखेंगे बाद में मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो यहाँ 1 है -1 है, और यहाँ पे देखिए 2 है -1 है 4 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप निकालिए, देखिए I कैप लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 1 कम 4, माइनस पहले से होता है माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1 कम 1, माइनस J, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 1 4 1 कम 4, माइनस पहले से होता है और ये 2 कम 2 माइनस होगा, यानी कि -2 हो जाए, प्लस K कैप, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यानी कि 1 1 कम -1 हो जाएगा, माइनस प्लस का बड़ा माइनस, और ये ऑलरेडी -2 1 कम 2 होता है। तो हमें मिला क्या, यहाँ पे 3I कैप मिला, -6J कैप मिला, -3K कैप मिला, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज है कि हमें जो Q की वैल्यू दिया हुआ है वो 1 कूलम दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कहने का मतलब हमें ये चाहिए, तो कहने का मतलब हमको ये चाहिए। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा V, तो ये हो जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, या माइनस लगा दे कोई दिक्कत नहीं है मैग्नीट्यूड में, और -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 3 3 का ये 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 9 कितना हुआ, 9 दूना 18 36, यानी कि 9 18 36 54, 18 36 54, 8 6 14, यानी कि 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर Q का मान 1 है, इसका मान हो गया √54, यानी कि हो जाएगा √54 न्यूटन, यानी कि तीसरा भी ऑप्शन सही है। न उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है, यानी कि 3 कथन सही है। 3 कथन क्या है इसके, सही है। तो ये एक तरह से आसान भी सवाल था, कंसेप्चुअल भी, यानी कॉन्सेप्ट वाइज भी अच्छा सवाल था, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के ही सवाल जो है आप
का जो है कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, जो भी जेईई है, नीट का एग्ज़ाम है या अन्य कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, तो इसी तरह से ट्रिकी सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी सवाल हम लोग लगाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि बिंदु O के, या फिगर में दिया है कि बिंदु O के परितः कण P का कोणीय संवेग ये दिया हुआ है। ठीक है ना, जहाँ m कण का द्रव्यमान है, v वेग है। कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इन चारों में से? ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर OP दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हम जैसे इसको पैरेलली अगर शिफ्ट करें तो ये वेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये OP यहाँ पे ला सकते हैं, और मान लेते हैं कि वेलोसिटी और OP वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो वो थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और फिगर से हमें दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है यानी गैपिंग है, ये जो यानी कि मूल बिंदु से ये वेलोसिटी जो है 2 मीटर के हाइट पे जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें ये दे रखा हुआ है कि OP क्रॉस MB। ठीक है ना, ये दे रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यम हमारा दिया हुआ है 2 kg, तो यहाँ पे OP रखिए, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं, जैसे हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण दे रखा है ना, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा OP इंटू MB साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे रहेगा OP, M की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 10, और रही बात यहाँ पे साइन थीटा की, तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो देखिए ये थीटा के सामने ये लंब है, ये कर्ण, इसका मैग्नीट्यूड क्या है OP, तो लंब बटे कर्ण 2 बटे OP, OP कट जाएगा, 10 दूनी 20 दूनी 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। तो ये तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहा है कोणीय संवेग की दिशा, कोणीय संवेग की दिशा, अब जाहिर सी बात है दिशा यानी कि OP क्रॉस MB है, OP क्रॉस MB, m तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यानी कि OP क्रॉस B की डायरेक्शन देखेंगे हम, V की और OP की क्रॉस की डायरेक्शन देखेंगे, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे कि किसी वेक्टर में अभी हम नोट में एक चीज लिखाएंगे कि अगर किसी नंबर से या किसी मैग्नीट्यूड से गुणा कर दिया जाता है तो मैग्नीट्यूड तो बदल जाता है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर नेगेटिव संख्या से गुणा कर दें तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो अभी नोट में लिखेंगे हम लोग। अब देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम लगाएंगे, तो हथेली किस वाले वेक्टर पे रखेंगे, पहले वाले वेक्टर पे। ठीक है ना, तो इस तरह से यानी कि हमको ये वाले पर, इससे OP पहले है ना, तो पहले OP पे रखेंगे और किस तरफ जाएंगे, B की तरफ। तो जब हम OP पे रख करके B की तरफ आएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। अंगूठा क्या जा रहा है, अंदर की ओर। देखिए OP से हम V की तरफ आ रहे हैं, अंगूठा अंदर। यानी कहने का मतलब है कि ये XY एक प्लेन में है, अंदर जा रहे हैं, मतलब वो Z एक्सिस में जा रहे हैं। तो ये जो Z एक्सिस बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव होगी। अब वो जा रहा है क्या, अंदर, यानी Z एक्सिस में उसकी डायरेक्शन होगी, कोणीय संवेग की डायरेक्शन Z एक्सिस के अनुदिश होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन मानी अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव अक्ष के अनुदिश, यानी ये वाला भी सही है। तो जब नेगेटिव अक्ष के अनुदिश है तो ये वाला गलत हो गया। कोणीय संवेग समय पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये बात तब सभी सही है जब v कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी का मान कांस्टेंट होगा तभी ये सही है। अगर वेलोसिटी का मान कांस्टेंट है तो कोणीय संवेग समय पर निर्भर नहीं। अगर समय के साथ वेग की वैल्यू बढ़ रही है तो ये कोणीय संवेग जो समय पर निर्भर करेगा, कोणीय संवेग समय पर निर्भर करेगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना। अगर v की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये चेंज हो जा रहा है। OP पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए फार्मूले में OP कट गया कि नहीं, OP और OP कैंसिल हो रहा है, तो मेन डिपेंडेंसी v पे है। तो अगर v का मान कांस्टेंट है तो L का मान भी कांस्टेंट है, तो वो समय पर निर्भर नहीं है। अगर v टाइम के साथ बढ़ रहा है
तो इसका मतलब है कोणीय संवेग v पर डिपेंड करेगा, समय पे निर्भर करेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक शर्त है कि अगर v कांस्टेंट होगा तब तीसरा सही होगा, अगर v कांस्टेंट होगा तब तीसरा सही होगा। इसके बाद एक बात बता करके हम यहाँ पे खत्म करते हैं, नोट करके, या इसको मिटा दिया जाए कि अगर किसी सदिश को धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए, यानी अगर किसी सदिश को, इसको मिटा दिए जाए, पहला है कि यदि किसी सदिश को धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए तो सदिश का क्या बदल जाता है, सदिश का परिमाण बदल जाता है, दिशा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। धनात्मक संख्या से गुणा कर दें या किसी अदिश राशि से गुणा कर दें तो उसका परिमाण तो बदल जाएगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो नहीं बदलेगा। ठीक है ना। दूसरी बात है कि यदि किसी सदिश को में ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिमाण, तो सदिश का परिमाण तो बदलेगा ही बदलेगा, सदिश का परिमाण तथा दिशा दोनों बदल जाएगी, यानी परिमाण भी परिवर्तित हो जाएगा और दिशा उलट जाएगी। परिमाण तथा दिशा, परिमाण परिवर्तित होगा साथ ही दिशा जो है विपरीत हो जाएगी, तो माइनस चिन्ह यानी निगेटिव साइन क्या करता है, वो वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब जो है थ्योरेटिकल पोर्शन इसका पूरा समाप्त हो गया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी छूटे हुए सवाल हैं, जो छोटे और इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको लेके आएंगे डीपीपी के रूप में, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। तो 3-4 वीडियो लेके आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा उस पर। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।